हमारे घर में अम्मी अब्बू, बड़ा भाई और एक गैर खानदानी खातून निदा रहती थीं जो किसी दौर के जानने वाले के हवाले से कुछ अरसे के लिए हमारे यहाँ ठहरी हुई थीं। निदा देखने में नहायत सादा मगर दलक्ष थीं। उम्र में मुझसे कुछ बड़ी, मिजाज में खामोश और आंखों में अजीब सी चमक। घर के मामूलात में वो अपनी हद में रहते मगर उनकी मौजूदगी घर के माहौल में एक नरम सी गौंज भर देती थी। मैं कॉलेज जाता तो वापसी पर अक्सर उन्हें बावर्ची खाने में मसरूफ पाता और वो मुस्कुरा कर हाल पूछ लेते। एक दिन गर्मी ज़्यादा थी। निदा गसल के बाद सहन से गुजरे तो इनकी पेशानी पर ठहरे पानी के कतरे रोशनी में यूं झलमला रहे थे जैसे किसी तस्वीर में जान पड़ गई हो। मैं नजरें चराकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और दिल में एक बेनाम सी हलचल लेकर कॉलेज चला गया। दोपहर को वापस आया तो मालूम हुआ उम्मी अब्बू किसी तकरीब में गए हैं और देर से लौटेंगे। मैंने खाना खाया और पढ़ाई में लग गया। थोड़ी देर बाद निदा दरवाजे पर आए और हल्के से पूछा कि शाम के लिए कुछ खास बना दूं। मैंने मुस्कुराकर कहा जो आपको अच्छा लगे। वो बावर्ची खाने में चली गईं और मैं बाहर खेलने निकल गया। शाम 5 बजे के करीब लौटा तो घर में पकी हुई खुशबू फैली हुई थी। निदा ने कहा खाना तैयार है मगर वो गसल के बाद खाएंगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो अपने कमरे की तरफ चली गईं और मैं सहन में टहलता रहा। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा किया मैंने खाना खा लिया है। मैंने कहा नहीं, साथ खाएंगे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा ठीक है। खाने के दौरान बातों बातों में जिंदगी, तन्हाई और अधूरे ख्वाबों का जिक्र चल निकला। मैंने हिम्मत करके पूछा कि वो शादी के बारे में क्या सोचती हैं। निदा ने निगाहें झुकाकर कहा कि वक्त ने अभी फैसला नहीं होने दिया। इस जुमले में एक थिकनेस ही थी। खाने के बाद उन्हें ऊँघ आने लगी। मैंने कहा आप आराम कर लें। वो हल्का सा हंसे और बोलें आज सहन की चारपाई ठीक रहेगी। अगर तबीयत बिगड़ी तो आप पास होंगे। मैं खामोश रहा मगर दिल में एक उनकही सी उम्मीद जाग उठी। रात 10 बजे के करीब हम अलग अलग चारपाइयों पर लेट गए। सर्दी बढ़ने लगी और खामोशी में सिर्फ सांसों की आवाज़ रह गई। कुछ लम्हों को मुझे लगा निदा जाग रही हैं। फिर सब साख्त हो गया और नींद ने आ घेर लिया। सुबह उठा तो फासला वही था मगर फ़ज़ा बदली हुई। मैं सोचता रहा कि अगर उस रात के बाद मैं कुछ कहूँ तो शायद वो सख्त जवाब दें। इसी अंदेशे ने मुझे चुप रखा। दिन गुजरते गए। कॉलेज की छुट्टियां चल रही थीं और किसी न किसी बहाने हम एक ही जगह सूते थे क्योंकि मुझे अकेले कमरे से अजीब सा खौफ महसूस होता था। एक रात नींद नहीं आ रही थी। मैं हेडफोन लगाकर मोबाइल पर फिल्म देख रहा था कि अचानक निदा पानी पीने उठें और मुझे देख लिया। इनके चेहरे पर हैरत और नाराज़गी की मिली जली कैफियत थी। उन्होंने कहा अभी बंद करो और सोने की कोशिश करो। घर वालों को बेवजह फिक्र ना हो। मैंने माजरत की और वादा क्या कि आइंदा एहतियात करूंगा। इस रात के बाद उनके रवैये में एक फासला सा आ गया। बात कम होने लगी। नज़र मिलते ही गुफ्तगू बदल जाती। मुझे भी घटन सी महसूस होने लगी जैसे हमारे बीच एक खामोश जंग चल रही हो जिसमें कोई जीतता नहीं। फिर एक दिन निदा ने बताया कि वो किसी दौर के जानने वाले से निकाह का इरादा रखती हैं। घर में खुशी फैल गई मगर मेरे अंदर किसी ने चिराग बुझा दिया। तैयारियों के दिनों में वो पहले से ज़्यादा पुरस्कुन दिखाई देते हैं। शायद मुस्तकबल के ख्वाब उन्हें संभाल रहे थे। मैं खामोशी से सब देखता रहा, ये सोचते हुए कि कुछ रिश्ते अल्फाज के बगैर बनते और टूटते हैं और कुछ यादें वक्त के साथ मिटती नहीं, बस दिल की तहों में गहरी होती जाती हैं। यही एहसास उस कहानी की पहली लकीर बन गया। निदा की मंगनी के बाद घर की फ़ज़ा मैं एक मसरूफ़ सी खुशी उतराई। हर तरफ तैयारियों की सरगोशियाँ, कपड़ों के रंग, फ़ोन कॉल्स और हंसी के टुकड़े बिखरने लगे मगर मेरे अंदर एक खामोशी जमी रही। मैं उनकी आंखों में झलमलाती उम्मीद देखता तो मुस्कुरा देता मगर दिल के किसी कोने में एक सवाल बार बार सिर उठाता कि क्या वो भी कभी हमारी उन बेआवाज़ रातों को याद करती होंगी। मैंने खुद को पढ़ाई और दोस्तों में उलझाने की कोशिश की मगर छुट्टियां खत्म होने से पहले वक्त जैसे जद पर उड़ गया। निदा के कमरे से कभी कभी खुशबू आती तो यादों का दरवाज़ा खुल जाता। मैं खुद को समझाता कि ये सब फितरी है, जिंदगी अपने रास्ते खुद बनाती है। एक शाम में सहन मैं अकेला बैठा था कि निदा आकर खामोशी से पास बैठ गईं। कुछ लम्हे हम दोनों ने आसमान की तरफ देखा,
پھر انہوں نے ہلکی آواز میں کہا کہ ہر انسان کے دل میں کچھ باتیں رہ جاتی ہیں جنہیں کہنا ممکن نہیں ہوتا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس مختصر گفتگو میں بہت سی باتیں کہی اور سنی گئیں، شاید اسی لیے وہ لمحہ مجھے آج بھی پورا لگتا ہے۔ شادی کے دن قریب آئے تو گھر مہمانوں سے بھر گیا۔ میں ذمہ داریوں میں لگا رہا تاکہ سوچنے کا وقت نہ ملے۔ ندا کا لہجہ پہلے سے زیادہ متوازن اور نگاہیں پراعتماد ہو گئیں، جیسے انہوں نے دل کے بوجھ کو کسی ترتیب میں رکھ دیا ہو۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب ندا دلہن بنے۔ سادہ مگر باوقار روشنیوں میں ان کا چہرہ پرسکون لگ رہا تھا۔ رخصتی کے وقت وہ سب سے ملے۔ جب میری باری آئی تو انہوں نے چند لمحے توقف کیا، پھر آہستہ سے کہا اپنا خیال رکھنا اور پڑھائی مکمل کرنا۔ میں نے جواب میں صرف مسکرا کر سر جھکا دیا۔ ان کے جانے کے بعد گھر کی دیواریں مجھے وسیع اور خالی لگیں۔ وہ چارپائیاں جو کبھی ہمارے درمیان فاصلے کے باوجود ایک خاموش کربت کی علامت تھیں، اب محض لکڑی کا سامان بن گئیں۔ میں نے اپنا کمرہ بدل لیا، جیسے جگہ بدلنے سے خیال بھی بدل جائے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ وقت گزرتا گیا، کالج ختم ہوا، نوکری ملی، ذمہ داریاں بڑھیں، میں شہر کی رفتار میں شامل ہو گیا۔ مگر بعض راتیں ایسی ہوتی ہیں جب سناٹا گہرا ہو جاتا اور یادوں کی دھیمی سرگوشیاں لوٹ آتی۔ میں سوچتا کہ اگر اس ایک رات کے بعد ہم دونوں نے باتوں کو نام دے دیا ہوتا تو شاید انجام مختلف ہوتا۔ پھر خود ہی خود کو سمجھاتا کہ ہر سوال کا جواب ہونا ضروری نہیں۔ کچھ راستے صرف یہ سکھانے آتے ہیں کہ خاموشی بھی ایک زبان ہے۔ برسوں بعد ایک دن ندا کی کال آئی، عام سی باتیں ہوئیں، حال احوال، موسم، مصروفیات، آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا، مگر اب ایک نئی مضبوطی کے ساتھ۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی زندگی میں سکون ہے۔ میں نے دل سے خوشی محسوس کی۔ فون بند ہوا تو میں دیر تک بیٹھا رہا۔ مجھے لگا کہ وقت نے ہمیں بدل دیا ہے، مگر وہ یادیں اب بھی کہیں موجود ہیں، شاید اس لیے کہ کچھ تجربے ہمیں کمزور نہیں بلکہ سمجھدار بناتے ہیں۔ میں نے سیکھا کہ زندگی میں ہر قربت کو پانے کی ضد ضروری نہیں، کبھی کبھی چھوڑ دینا ہی سب سے بڑی حفاظت ہوتی ہے۔ آج میں اپنی راہ پر ہوں، وہ اپنی راہ پر۔ درمیان میں احترام کی ایک لکیر ہے جو ہر یاد کو محفوظ رکھتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کہانی میرے ساتھ رہے گی، مگر بوجھ بن کر نہیں، ایک سبق بن کر کہ زندگی میں کچھ لوگ آتے ہیں، ہمیں بدلتے ہیں اور خاموشی سے چلے جاتے ہیں، اور ہم آگے بڑھتے ہوئے یہ مان لیتے ہیں کہ کچھ سچ لفظوں میں نہیں سماتے، وہ صرف دل کے اندر سانس لیتے ہیں اور ہمیں انسان بناتے ہیں۔